पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ दिखने वाला ये व्यक्ति पंजाब यूथ कांग्रेस से जुड़ा विशाल गगनेजा है, जिसे कार चेकिंग के दौरान 400 ग्राम अफीम और एक बिना लाइसेंस की 12 बोर राइफल के साथ पंजाब की भटिंडा पुलिस ने मुक्तसर के मलोट शहर के भटिंडा रोड से गिरफ्तार किया है। कार बरीजा जिस नूं विशाल गगनेजा पुत्र सुशील कुमार गगनेजा वासी तहसील पुरानी तहसील रोड मलोट चला रहा सी। रोक के जदों कार दे विचों नशीला पदार्थ होने का शक पाया गया, जिस ते मैं थाना सिटी मलोट विखे इतलाह दी ते बाद विच मौके ते SI हरिंदरपाल सिंह समेत पार्टी आए, जिन्हों ने कार की तलाशी की। कार की तलाशी दौरान कार विचों 400 ग्राम अफीम बरामद हुई, एक 12 बोर बंदूक बिना लाइसेंसी बरामद हुई। घटना के बाद मलोट शहर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि आरोपियों ने खुद को युवा कांग्रेस का एक पूर्व अध्यक्ष होने का दावा किया था, लेकिन कुछ महीनों से वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि अगर विशाल यूथ कांग्रेस का हिस्सा है तो पंजाब में अपराध और नशा खत्म करने का दम भरने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का दावा कितना सही होगा, जब उसके सिपाही ही युवाओं और देश के भविष्य को खोखला करने वाले अवैध कारोबार से जुड़े हैं। पिछले 6 महीने से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में जकड़ कर रखा हुआ है। दुनिया की सभी देश में इसकी वैक्सीन बनाने की होड़ चल रही है, तो वहीं भारत भी वैक्सीन की रेस में दौड़ रहा है। भारतीय कंपनी भारतीय बायोटेक और ICMR ने मिलकर एक वैक्सीन तैयार की है, जिसका पहले फेज का ट्रायल दिल्ली के एम्स में होगा। इस पहले फेज में 18 से 55 वर्ष के लोगों पर इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिस पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जानकारी दी और कहा कि यदि पहला फेज सफल हुआ तो दूसरे फेज में 12 से 65 आयु के लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। तो वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही कोरोना की वैक्सीन अब अपने आखिरी और तीसरे चरण में, जिसमें पहले 2 चरणों में अच्छे परिणाम मिलने के बाद तीसरे और आखिरी चरण में भी ये कामयाब रही है। इस वैक्सीन का ट्रायल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में चल रहा है, जिसका अच्छा परिणाम निकलकर सामने आया है। इस वैक्सीन से मनुष्य के अंदर एंटीबॉडीज तैयार होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और वायरस होने का खतरा कम हो जाता है। तो वहीं WHO और यूनिसेफ का दावा है कि इस वर्ष के अंत तक या 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है और पूरे विश्व को इस महामारी से बचाया जा सकता है। WHO की रिपोर्ट ये दावा करती है कि विश्व में 70 से अधिक मेडिकल की कंपनियां इस घातक वायरस के वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, जिसमें 23 कंपनियां भारत की भी शामिल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्द इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाता है, ताकि इस महामारी से सबको छुटकारा मिल जाए। भारत में कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए BCCI अब IPL को भारत के बाहर कराने की योजना बना रही है, जिसमें UAE का नाम सामने आ रहा है। और अगर सूत्रों की माने तो BCCI ने 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच IPL का शेड्यूल तैयार कर लिया है। इससे पहले भी IPL को 2 बार चुनावों के कारण भारत के बाहर कराया जा चुका है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 2009 में IPL की मेज़बानी करी थी और 2014 में टूर्नामेंट के पहले चरण का आयोजन UAE में कराया था। तो ऐसे में संभव है कि इस बार IPL को UAE में कराया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजियों ने अभी से IPL की तैयारी शुरू कर दी, जहां उन्होंने चार्टर्ड प्लेन और वहां रहने के लिए होटल भी ढूंढने शुरू कर दिए। IPL के एक पूर्व चैंपियन टीम के अधिकारी ने एक न्यूज़ एजेंसी को यह भी जानकारी दी कि वह UAE सरकार की कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। अब सिर्फ ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ICC अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर अपना आखिरी फैसला सुनाती है, जिसके बाद ही BCCI IPL को UAE में कराने के फैसले पर मोहर लगा पाएगी। कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में आर्थिक संकट जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन भारत में इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान नए कारोबारियों के हौसले में कोई कमी नहीं दिखी।
कॉरपोरेट मामले मंत्रालयों के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान 51,807 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक माना जा रहा था कि कोरोना वायरस के दौरान नए कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किए जाएंगे, लेकिन सभी राज्यों में नए कंपनियों की अच्छी संख्या देखी गई है। मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार रेस में सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां पर 8,677 नई कंपनियां पंजीकृत हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 5,469 कंपनियों का पंजीकरण कराया गया है। तो वहीं मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली तीसरे नंबर पर और बिहार चौथे नंबर पर है। दिल्ली में 5,308 और बिहार में 1,907 नए कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। एक और अप्रैल से अगस्त तक राजस्थान के प्रति भी रुझान खासा बढ़ा हुआ है। तो वहीं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी नई कंपनियों के पंजीकरण के मामले में पीछे नहीं है। सरकार एमएसएमई कंपनियों के बकाया भुगतान और सरकारी खरीद में उन्हें अधिक से अधिक मौका देने के लिए नियम में बदलाव कर सकती है। इस सिलसिले में नीति आयोग की तरफ से एमएसएमई संगठनों के साथ चर्चा की गई और इसमें सुझाव मांगे गए, लेकिन सरकार के बार बार कहने पर भी कंपनियां एमएसएमई के बकाये भुगतान को तय समय पर पूरा नहीं कर रही है, जिससे एमएसएमई को परिचालन पूंजी की भारी किल्लत हो रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना अलीगढ़ शहर के कवासी क्षेत्र के नगला मल्लाह की है। नगला मल्लाह का रहने वाला युवक, जिसकी पहचान मोहम्मद सलमान के रूप में हुई है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट में काम करता था। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जो अपने घर लौट रहा था, तभी दो लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सलमान की हत्या अवैध संबंधों के कारण की गई है। अलीगढ़ के SP सतीश चंद्र ने बताया कि मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे सलमान का दो लोगों ने पीछा किया और गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिस्टर सलमान है, यहीं रहते इसी मोहल्ले में। वो इसमें मेडिकल कॉलेज में वो हैं, टेलरिंग का काम करते हैं जी। तो उनको नमाज पढ़ के आ रहे थे, दो लोगों ने उनका पीछा किया, जैसा बता रहे हैं लोग जी। तो उनके गोली मार दी और उनकी मौके पे डेथ हो गई है। दोनों आरोपी जब युवक को गोली मारने के बाद भागने की फिराक में थे, तभी भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल कॉलेज भेज जांच की बात कही है। जब दोनों लोग भाग रहे थे तो पब्लिक ने उनमें से एक को पकड़ लिया है और उनको हालांकि थोड़ी मारपीट उसके साथ हो गई है, तो उसको हम लोग ले गए हैं मेडिकल कॉलेज में। उसका हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे और उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक हमें यहाँ सपोर्ट मिला है, तो पब्लिक ने बहुत दिलेरी काम किया। ये घटना हुई और मुलजिम को लोगों ने यहाँ दिलेरी के साथ उसको एक को पकड़ लिया। इस साल IPL को ड्रीम 11 के तौर पर एक नया स्पॉन्सर मिला है। मंगलवार को BCCI ने ड्रीम 11 को IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप सौंपी। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के कारण वीवो को फिलहाल टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी वीवो के साथ BCCI का करार कायम है। मगर इस साल के राइट्स पक्के तौर पर ड्रीम 11 के पास ही रहेंगे, लेकिन अगले 2 साल के राइट्स ड्रीम 11 के पास रहेंगे या नहीं, ये सिर्फ वीवो के अगले साल के वापसी पर ही निर्भर रहेगा। बीते मंगलवार को ड्रीम 11 ने बायजूस और अनअकैडमी जैसी कंपनियों को पछाड़ते हुए IPL की स्पॉन्सरशिप हासिल करी, जिसमें उसने पहले साल के लिए 222 करोड़ रुपए, दूसरे और तीसरे साल के लिए 240 करोड़ रुपए की बोली लगाकर स्पॉन्सरशिप हासिल करी। अगर पिछले सीज़न की बात करें तो वीवो बोर्ड को सालाना 440 करोड़ रुपए देती थी, जो कि ड्रीम 11 की ओर से दी जा रही रकम से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में अगर अगले साल तक सब स्थिति सही हो जाती है तो BCCI नहीं चाहेगी कि वो वीवो की जगह ड्रीम 11 के साथ समझौता करे। कोरोना वायरस के चलते कई महीनों के बाद
आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिसमें आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने बताया कि इस साल आईपीएल को यूएई में 29 सितंबर से 8 नवंबर के बीच कराया जाएगा। हालांकि बोर्ड के तरफ से इसका आधिकारिक फैसला आना बाकी है, जिसका निर्णय अगले हफ्ते हो रहे आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। इसी साल अक्टूबर और नवंबर के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आईसीसी ने वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया, जिसके चलते बीसीसीआई के लिए आईपीएल के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। बीसीसीआई ने आईपीएल के इस 13वें सीजन का शेड्यूल 51 दिन का रखा है, ताकि एक दिन में एक ही मैच का आयोजन कराया जा सके, जिससे आईपीएल के ब्रॉडकास्टर को भी इसका लाभ मिलेगा। अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि हम जल्द से जल्द आईपीएल के 8 टीमों को एक बार फिर मैदान में एक दूसरे से भिड़ते हुए देखें और आईपीएल के इस 13वें सीजन का लुत्फ उठाए। उत्तर प्रदेश वैसे तो सपनों के प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन बीते 15 दिनों में प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जहां पर लगातार डकैती, अपहरण, मर्डर और लूटपाट की छोटी और बड़ी घटनाएं देखने और सुनने को मिले हैं, जिसके साथ ही प्रदेश की सरकार पर उंगलियां उठ रही है। चाहे वो कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला हो या फिर कासगंज में हत्याकांड का मामला, इन सभी घटनाओं ने पुलिस व प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही योगी सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां राज्य में ना तो पुलिस वाले सुरक्षित है और ना ही पत्रकार। तो वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने भी इन सभी मुद्दों पर सरकार से प्रश्न किए और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक मासूम को अपहरण के बाद जान से मार दिया गया। इसके साथ ही बीते 15 दिनों में प्रदेश में लगभग 300 से अधिक घटनाएं घट चुकी है, लेकिन योगी सरकार सिर्फ राम मंदिर निर्माण में व्यस्त है। जहां एक तरफ योगी सरकार ने शुरुआत में अपराधियों को चेतावनी दी थी, लेकिन अब ये चेतावनी ढीली नजर आ रही है। बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिसे बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। अभी सिर्फ 3 एजेंसी की परीक्षाओं को कॉमन बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। सीईटी मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य रहेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517 करोड़ से अधिक रुपए की राशि प्रदान की है। इस प्रक्रिया के लागू होने से भर्ती, चयन प्रक्रिया और नौकरी मिलना भी आसान हो जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में भी पेश किया था। In the present system, candidates educated in local languages are at a disadvantage due to the medium of examination. Various references and representations have also been received suggesting, inter alia, to conduct the recruitment examination for RRBs in regional languages. The functioning of the RRBs is state-specific and rural-focused, and therefore, knowledge of the local language of that particular state or region would help the candidate in performing his duties effectively. Thus, with a view to provide a level playing field and to expand employment possibilities for local youths, it has been decided
that examination for direct recruitment of officer scale 1 and officer assistant multipurpose in RRBs will be conducted in 13 regional languages in addition to English and Hindi. इस प्रारंभिक परीक्षा का फायदा ये रहेगा कि इसमें अच्छा स्कोर लेने वाले आवेदक इन्हीं ग्रुप की दूसरी परीक्षाओं के लिए भी योग्य होंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो परीक्षा लेगी उसका परिणाम 3 साल तक मान्य रहेगा। 3 साल तक किसी अभ्यर्थी को उक्त रूप में नौकरी लेने के लिए दोबारा से प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। सरकारी नौकरी के लिए 2 वर्ष तक चलने वाली चयन प्रक्रिया अब कुछ ही महीने में पूरी होगी। एक साथ 2.5 करोड़ युवा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे सकेंगे। ये परीक्षा बी और सी ग्रुप के पदों के लिए होगी। ANARA देश के 700 से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित करेगी। केंद्र सरकार के पास पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर और तकनीकी स्टाफ है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है। कई परीक्षाएं तो ऐसी हैं जिन्हें 4 साल भी लग जाते हैं। अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है तो उसकी जांच होती है। ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया लटक जाती है। कोर्ट में मामला जाता है तो रिजल्ट आने में देरी होती है। सफर है तेरी बाहों में अब मेरा घर है। ना जाने कहीं ना जाने दिल तो बस दिल को पहचाने मेरा जो संग तेरा बड़ा पतंग मेरा। जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में आता दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार यूपी में फिल्म सिटी को नई रूपरेखा देने में लगी हुई है, जिसके लिए यूपी सरकार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि को फिल्म सिटी के रूप में विकसित कराएगी। मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर बॉलीवुड के दिग्गज के साथ बैठक हुई, जिसमें अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गीतकार आदि शामिल हुए। यूपी में फिल्म सिटी का जो खाजा बनाया गया है वह एक संपूर्ण सिटी का है। ये फिल्म सिटी वृंदावन से 60 किलोमीटर और आगरा से 100 किलोमीटर दूरी पर है, जहां फिल्म सिटी में 35 एकड़ सिटी को पार्क में विस्तार भी किया जाएगा, जहां रेल व सड़क परिवहन जुड़ा हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक है और वहां पर रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ने की भी योजना है। वहीं इस दौरान फिल्म जगत से पटकता लेकिन विजेंद्र प्रसाद, कला निर्देशक नितिन देसाई और फिल्म निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित और गायक उदित नारायण और कैलाश खेर के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। वहीं अनुपम खेर, परवेश रावल और सतीश कौशिक जैसे दिग्गज फिल्मकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़े। तो वहीं कंगना रनावत ने मुख्यमंत्री योगी को ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की और बधाई देते हुए कहा कि अब बॉलीवुड माफिया से हम सितारों और बॉलीवुड इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि बॉलीवुड लाइट कैमरा और एक्शन यूपी में कितना कारगर सिद्ध होगा। क्या यह बॉलीवुड माफिया और ड्रग माफिया से नए कलाकारों और इंडस्ट्री को बचा पाएगा? लोकतंत्र और राजनीति दोनों का ही चोली और दामन का साथ होता है। भारत में जब कभी भी किसी भी राज्य में चुनाव होने हो तो उससे पहले आपको बहुतेरे रंग राजनीति के दिख सकते हैं। उस पर जाति, धर्म, आर्थिक, तो हर चीजों पर सबसे ऊपर रहने वाली राजनीति जाति और धर्म ही होती है और इस आधार पर राजनीति की रूपरेखा हर एक पार्टी अपने राजनीतिज्ञों के माध्यम से साधना चाहती है। बिहार में हालिया विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। बिहार की धरती हमेशा से ही, चाहे वो आजादी के पहले हो या फिर आजादी के बाद, यहां की राजनीति में जातीय रंग हमेशा घुला रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ इस तरीके के रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम राजनीतियों में सबसे उलझा हुआ लेकिन सबसे सुगम रास्ता राजनीतिज्ञों के लिए दलित राजनीति होती है और एक ऐसी ही राजनीति बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो चुकी है। दरअसल मामला दरभंगा जिले का है,
ये वही दरभंगा जिला है जहां से ज्योति पासवान ने कुछ समय पहले साइकिल पर अपने बीमार पिता को लेकर दरभंगा पहुंची थी। लेकिन यही दरभंगा आज फिर से सुर्खियों में है एक ज्योति पासवान के नाम पे। एक दलित परिवार की 12 वर्षीय युवती जिसकी मौत दुर्घटनावश करंट लगने से हुई थी। लेकिन इसके पीछे की राजनीति लगातार गर्म रही और आज भी राजनेता इस राजनीति से फायदा लेने से पीछे नहीं हट रहे। दलित चोला पहनकर राजनीति करने वाले हर एक पार्टी के नेता अब अपनी दलित राजनीति शुरू कर चुके हैं। इस महीने की 1 तारीख को ज्योति पासवान नामक एक 12 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की वजह एक आम के बगीचे में लगे बिजली के तार से करंट लगना होता है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आता है। लेकिन इसके बाद किस तरीके से राजनीति का एक दौर शुरू होता है, आप वो देखें पप्पू यादव की इस बात से, जो कि जाप के सुप्रीमो हैं और बिहार में आज इनके पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक धरती तलाशने में जुटे पड़े हैं। अविलंब थाना प्रभारी की बर्खास्तगी, सस्पेंशन, जांच, अन्यथा बिहार में आंदोलन। हम न्यायिक जांच चाहते हैं, एसआईटी जांच चाहते हैं। तो वहीं इस राजनीति में बिहार की धरती पर बहुत पहले से दलित राजनीति का चोला ओढ़े लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी भी कूद पड़ी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोले जा रहे हैं। उनके सुर बदले हुए हैं और वो कहीं ना कहीं अकेले भी चुनाव लड़ने की उनकी बातें बिहार की राजनीति में उठ रही हैं। उन्होंने भी 3 सदस्यीय कमेटी बना दी और वो उस कमेटी में जांच का जिम्मा उन 3 लोगों को सौंप दिया। इन्हीं 2 पार्टियों की राजनीति के बीच पहले एसएसपी बाबू राम ने यह कहा था कि बच्ची की मौत प्रथम दृष्टया बिजली के झटके से दम घुटने की वजह से लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इन 2 पार्टियों की राजनीति शुरू हुई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही इनकी राजनीति पर ब्रेक लग गया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और एसपी बाबूराम की बात सही साबित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे तौर पर बच्ची की मौत करंट लगने से दम घुटने की वजह से हुई थी। देखिए एसपी बाबूराम के उस स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित अपनी बातें कही। एसपी बाबूराम के इस बयान के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सीधे तौर पर इन पार्टियों का दलित राजनीति का जो एजेंडा था वो शांत हो गया। लेकिन इसी बीच दलित राजनीति के नाम पर उबाल मारने वाले हमारे देश के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों ने इस मामले को इस तरीके से तूल दिया कि उन्होंने इस 12 वर्षीय बच्ची ज्योति पासवान का नाम सीधे तौर पर उन्होंने इस तरीके से उछाला कि लोगों ने वो साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के संबंधित इस केस को जोड़ दिया, और जिसके बाद काफी बदनामियों का सामना ज्योति पासवान को करना पड़ा, जिसके बाद उनके पिता को अजीज आकर अपने बेटी की सुरक्षा के लिए थाने में जाकर कंप्लेन करना पड़ा। आप भी सुने एक पिता की पीड़ा। बिल्कुल गलत है। बाकी ये लोग जो है कुछ जो फेसबुक चलाना जानते हैं या इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो हमारी बच्चिया को उस बच्चिया को नाम से जो कोई बेचारे को तो ऐसे ही बेचारी आत्महत्या कर मरी हुई है। बहुत दुख की बात है। जो वो भी किसी की बेटी है, हमारी जैसी बेटी वो भी है, वो भी बेटी है, और उसको साथ जोड़ के हमारी बेटी को यह नाम को जो गंदा शब्द से उच्चारण किया है, सब चीज गलत है। इसलिए हम प्रशासन प्रभारी को भी यहाँ पे जाकर थाना पे हम इस चीज के लिए कंप्लेन किए जो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उनसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि वो भी हमारी बेटी ही थी और बेटी समान है, उनको भी अन्याय मिले। और उस ढंग से हमारी बच्चिया को जो हम लोग को बहुत घबराहट सा हो गया। बहुत सारे लोग हैं देश विदेश और बाहर के जितने भी उनके प्रेमी लोग हैं जो काफी चिंतित हैं, हमसे ज्यादातर उन लोग भी चिंतित है। उनको भी आभारी है जो हमारी बच्चिया के बारे में इतनी चिंता में है। काफी फोन आ रहा है, हम लोग भी सहमे हुए हैं, कुछ टॉर्चर के कारण हम लोग परेशान हैं। इसलिए कहते हैं जो कम से कम इस चीज को, जो कि अपनी पीड़ा को बयां करते हुए
कुछ दबे हुए शब्दों में अपनी बेटी की आबरू से जुड़ी बातें कह रहे हैं और एक तरीके से इसे इस तौर पे भी लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक पिता के लिए उसके बेटी की आबरू ही सबसे बड़ी इज्जत और उनका गहना होता है। इन तमाम मामलों के शांत होने के बाद भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकनी चाहिए और वो बिहार के दरभंगा जिले पहुंचे। बिहार के दरभंगा जिले पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा दी। उन्होंने फिर से दलित राजनीति के नाम पर उस बच्ची के साथ यौन शोषण होने की बातें कही और कहीं ना कहीं उन्होंने इसे जातिवाद से जोड़ते हुए सारे के सारे मामले को फिर से तूल देने की बात कही। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद जो कि खुद लोकतंत्र में पार्टी बनाकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं और सत्ता के गलियारे में अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उसी चंद्रशेखर आजाद ने इन दलितों के हाथों में पेन और कॉपी की जगह बैलेट की जगह बुलेट देने की बात भी की ताकि ये दलित फिर से उस दौर में पहुंचे जिस दौर में बिहार 1990 से गुजरा था, जिस जंगल राज से गुजरा था, जिसकी झलक हर एक इंसान के माथे में, दिमाग में, जहन में आज भी काबिज है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक प्राकृतिक मौत के बाद एक दलित परिवार के नाम पर राजनीति होती है। एक 12 वर्षीय बच्ची जिसके साथ यौन शोषण भी नहीं हुआ, उसके इस मामले में सीधे तौर पर किसी भी रिपोर्ट के न आने के बावजूद भी सारे राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीतिक रोटी को सेंकने और अपनी धरती को मजबूत करने के लिए उन्होंने सीधे एक 12 वर्षीय बच्ची पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। हालांकि इस मामले के होने के बाद जो अभियुक्त था अर्जुन मिश्रा, जो कि एक पूर्व फौजी भी हैं, रिटायर्ड फौजी, उनके घर पर काफी तोड़फोड़ मचाई गई, उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बावजूद भी इन राजनीतिज्ञों ने कहीं भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि किसी भी तरीके से इन्हें सबल बनाया जाए, इनको शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए, बल्कि इन्होंने उनमें उबाल भर उनके इस उबाल का फायदा उठाने की ही कोशिश की ताकि उनकी राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच सके। मैं कर लूंगा बात सबसे, बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट। मेरे को किससे बात करनी, डीजी से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा या कमिश्नर से बात करूंगा। ऐसे नहीं चलने दूंगा, परेशान कर रखा लोगों को यार। जयपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीब कागजी को एक वायरल वीडियो में पुलिस वाले से बहस करते हुए साफ देखा जा सकता है। वायरल हो रहे वीडियो में विधायक जी पुलिस पर आरोप लगाते हुए लोगों को परेशान करने की बात कहते दिख रहे हैं और साथ ही डिवाइडर हटाने को भी कह रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट। मेरे को किससे बात करनी, डीजी से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा या कमिश्नर से बात करूंगा। इतना ही नहीं, वो सीएम, डीजी और कमिश्नर तक से भी बात करने की पुलिस वाले को धमकी दे रहे हैं। अमरता क्या नहीं करता, मजबूरन पुलिस वाले को डिवाइडर हटाने के लिए कहना पड़ा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार मास्क न पहनने पर पुलिस लोगों के चालान काट रही थी। तभी विधायक जी वहां पहुंच गए और चालान काटे जाने का विरोध करने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनका वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक जी ने उसे एडिट करके शेयर करने की बात कहते हुए अपनी सफाई पेश की। आज कुछ लोगों द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है, उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उसको एडिट करके आगे पीछे के हिस्से को हटाकर इसको वायरल किया है। आज का जो ये वीडियो है वो मास्क को लेकर कतई नहीं है। कुछ पुलिस वालों द्वारा अनावश्यक रूप से बैरिकेड लगाकर रास्ता रोका गया था। उसके संदर्भ में जब मैं मौके पे पहुंचा तो काफ़ी लोग वहाँ उत्तेजित थे। उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने ये बयान जारी किया और ये कहा कि अनावश्यक रूप से लोगों को परेशानी न हो, इस संदर्भ में ये आज की घटना थी। जो लोग इसको मास्क को लेकर कर रहे हैं
वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और शहर में एक भ्रांति फैलाने की साजिश है। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूं कि अनावश्यक रूप से जो जारी वीडियो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दें। हाजीपुर के वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को जानवरों की तरह खींचते दिखे पुलिसकर्मी। वीडियो में व्यक्ति को पुलिस द्वारा खींचने के साथ उसको मारना भी दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों से नीचे आते पुलिसकर्मी को आप वीडियो में थप्पड़ मारते देख सकते हैं। ये व्यक्ति दूसरे चरण के नामांकन के लिए आया पुष्पम प्रिया का कैंडिडेट अन्नू कुमार है। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन नामांकन करने पहुंचे अन्नू कुमार नामांकन तो नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस द्वारा पिटाई जरूर हो गई। पुष्पम प्रिया के कैंडिडेट को हाजीपुर की पुलिस ने धमकी देते हुए कहा कि होश में रहिए, ये बिहार है। नहीं, ये बिहार है। बिहार है तो आसानी से बात करो। यार तुम नहीं चलता। बिहार है तो चलता है भाई मेरा। बिहार है तो दरअसल तय समय सीमा के बाद मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया था। जब अन्नू कुमार ने पुलिस से बात कर गलतफहमी सुलझाने की कोशिश की तो पुलिस हाथापाई पर उतर आई। सर मैं 2 बजे से बैठा हूँ, इनको मैंने बोला कि आप पूरी बात समझो, आपके टीम के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आप तो अधिकारी को भी तुमताम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, तुमताम नहीं, इन्होंने मुझे बोला है। और एक और थे यहाँ पे खड़े, वो मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। मैंने बोला आपको ये अधिकार नहीं है बोलने का। आइए सुनते हैं कि पार्टी कैंडिडेट की पिटाई करने के बाद पुलिस का अपनी सफाई में क्या कहना था। रिटर्निंग अफसर हमको बताया कि मेरे दरवाजा बंद हो चुका है। 3 बजे तक जितने भी कैंडिडेट थे सभी लोग को अंदर लिया जा चुका है। ये समय सीमा समाप्त के बाद पहुंचे हैं लोग और हंगामा करने का नॉमिनेशन डाला। हाजीपुर पुलिस नामांकन के लिए लेट होने पर जब कैमरे के सामने पार्टी कैंडिडेट को इतनी बुरी तरह से घसीटते हुए मार सकते हैं तो आप सोचिए ये आम जनता के साथ क्या ही करते होंगे। इन दिनों पंजाब और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। विरोधियों के निशाने पर कैप्टन अरविंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह हैं। रणिंदर सिंह को विदेशी मुद्रा के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने पेश होने को कहा था। मौका देखकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जालंधर में ईडी कार्यालय के बाहर जमा हो गए और जमकर नारे लगाए। हालांकि रणिंदर सिंह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कि आज रणिंदर सिंह ने यहाँ पे उसकी पेशी थी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, वो आज नहीं आ रहे, लेकिन हमारा उनके लिए प्रोटेस्ट है क्योंकि उन्होंने जो भारत का पैसा है और जो ब्लैक मनी है वो विदेशों में उन्होंने जमा करवाई हुई है। उस सिलसिले में आज उनकी पेशी थी और वो नहीं आए क्योंकि उनको पता चल गया कि आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ईडी के सम्मन के बावजूद रणिंदर सिंह विदेश में होने के कारण ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। बताया गया कि ओलंपिक 2021 खेलों में एक मीटिंग के सिलसिले में वे भारत से बाहर गए हैं और इसीलिए पेश नहीं हो सकते। नहीं, वो एक्सक्यूज जो मर्जी देते रहें, लेकिन उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि सरकार के खिलाफ ओपोजिशन का काम कर रही है और उन्होंने कोई भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने ना पिछली बार ना इस बार कोई भी अच्छा काम नहीं किया। किसान भी दुखी हैं, जवान भी दुखी हैं, विद्यार्थी भी दुखी हैं। जो भी कार्रवाई है वो इनके खिलाफ होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए और वो पता चलना चाहिए कि इन्होंने कैसे पैसे बाहर ट्रांसफ़र किए हैं और क्यों किए हैं। ब्लैक मनी थी। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह को 2016 में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के आरोपों में बुलाया गया था, जिसमें विदेशों में उनकी कथित रूप से संपत्ति की जानकारी मांगी गई थी। पहले कथित उल्लंघन की जांच आयकर विभाग कर रही थी, लेकिन बाद में पंजाब की एक अदालत में भी मामला दर्ज किया गया। रणिंदर सिंह ने कहा था कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से भी इनकार किया है। फिलहाल इस मामले में परिवर्तन निदेशालय रणिंदर सिंह के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। आज क्रिकेट इतिहास के पन्नों का वो दिन है जहां 13 साल पहले आज ही के दिन 24 सितंबर को टीम इंडिया ने T20 प्रारूप में एक नया इतिहास रचा था।
जिसमें भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया था। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में ये भारतीय टीम वर्ल्ड कप को अपने नाम कर पाएगी। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सबको हैरान किया था, जहां उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को भी सेमीफाइनल में मात दी थी, जिसमें कई खिलाड़ियों का भी बड़ा योगदान था। लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान का वो फाइनल ओवर कौन भूल सकता है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी निर्णायक ओवर में जोगिंद्र शर्मा को गेंदबाजी थमाई, जिसके करिश्माई ओवर के कारण भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर एक नया इतिहास रचा और पहले T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस का टैग अपने नाम किया। कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, तो वहीं योग और आयुर्वेद ने वायरस पर दूसरी ओर अहम हासिल की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरे होने पर देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए फिटनेस का मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का जिक्र किया। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट रहने के लिए 30 मिनट अपने मन पसंदीदा खेल या योग करने की सलाह दी और लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। वहीं इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ियों से बात की और उनसे फिट रहने का मंत्र पूछा। इस फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरे होने पर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता देवेंद्र झांझरिया और जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफशा आशिक ने भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने फिट रहने के मंत्र बताए। करीब 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपने फिट रहने का मंत्र भी बताया, जिसमें उन्होंने अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी मां मुझे हर रोज हल्दी वाले दूध के बारे में पूछती है। पूरा विश्व शायद कोरोना वायरस के इस प्रभाव को एक समय के बाद भूल जाए और उसकी ये यादें धूमिल हो जाएं। लेकिन भारत में लगाए गए कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन शायद ही कभी प्रवासी मजदूर भूल पाए, जिनके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव इस लॉकडाउन की वजह से पड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश के ऐसे मजदूर जो कि ऐसे छोटे छोटे कामों को करने के लिए ऐसे विकसित प्रदेशों में जाने को मजबूर थे, उन्हें लॉकडाउन के दौरान अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ा। वो भूखे पेट, वो चिलचिलाती धूप, वो अंधेरी रात और मन में एक काला सवाल कि अब आगे क्या करें। लेकिन घर पहुंचने की चाहत और भविष्य का अंधकार उन्हें घर तक पहुंचा ही लाया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को ये मजदूर फिर से याद आ गए। बिहार में लगभग 25 लाख से अधिक ऐसे मजदूर वापस आए थे जिनका रोजगार छिन गया था, जिनके सामने रोजी रोटी का आज भी सवाल खड़ा है, लेकिन वो घर आना चाहते थे क्योंकि उनके भूखे पेट और खाली पॉकेट उन्हें आने में मजबूर कर रहे थे। कांग्रेस और राजद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल ये घोषणाएं की, साथ ही साथ साइट और नंबर भी जारी किया है जिस पर इन प्रवासी मजदूरों को रजिस्टर्ड करने की बातें कही गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने वादा किया है कि ऐसे मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा और उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा। हालांकि इससे पहले विपक्ष ही आरोप लगाता रहा है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की जो स्थिति है वो दयनीय है, औद्योगिक इकाइयां यहाँ बैठती नहीं और रोजगार की हालत सबसे खराब है।
इससे पहले तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा भी की थी, जिसके बाद लॉकडाउन के बाद ब्रेक लग गया था। अब हालांकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों मिलकर इस मामले को साधने की कोशिश कर रही है और इन प्रवासी मजदूरों से वादों का एक श्रृंखला भी शुरू करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि लाखों की संख्या में आए इन प्रवासी मजदूरों में से कितने मजदूर इन पार्टियों से जुड़ पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और चुनावी वैतरणी इन दोनों पार्टियों की ये मजदूर पार करवाएंगे या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम में ही पता चल पाएगा। पिछले 18 महीने से राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने हैं। सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर मानेसर के रिजॉर्ट में, कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और राजस्थान के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पायलट को मनाने की भी कोशिश जारी रखी। वहीं आलाकमान इस सब में भाजपा का हाथ बता रही और भाजपा पर लगातार हमला करने में लगी। साथ ही पायलट समेत उनके खेमे के मंत्री विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा को पद से हटा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्य में ऑडियो टेबल कर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधते नजर आ रही है और इल्ज़ाम लगा रही है कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। वहीं शनिवार को भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत की सरकार से 6 सवाल पूछे गए, जिसमें भाजपा ने अशोक गहलोत की सरकार से टेप की सीबीआई जांच कराने की मांग करी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसी फिल्म रिलीज होगी, जिसमें पायलट भाजपा का विमान उड़ाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आधी रात आपकी घर की किसी महिला के कमरे से अनजान व्यक्ति मिला तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको मारेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे या फिर घर का ही सदस्य बना लेंगे? उत्तर प्रदेश के रामगढ़ से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां घर में घुसे युवक की पहले तो रात में धुनाई की गई और सुबह होते ही घर का दामाद बना उसे सम्मान दिया गया। दरअसल रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के मेहंदी नगर सुमाली गांव की निवासी लक्ष्मी का प्रेमी प्रेम सिंह शनिवार देर रात करीब 12 बजे उससे मिलने उसके घर पहुंचा। कुछ आहट होने पर प्रेमिका के परिजन सतर्क हो गए। लड़की के घर वालों ने जब उसे उसके प्रेमी के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। गुस्साए परिजनों ने युवक को कमरे में बंद कर रात भर जमकर पीटा और दूसरे दिन सूरज निकलते ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कल मिशन शक्ति के तहत स्कूली बच्चियों को थानों पर थानेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। अजीम नगर में भी उसी दौरान एक महिला की ओर से शिकायत आई, जिसमें कि उसने अपने प्रेमी के बारे में शिकायत की। तत्काल लड़के को थाने बुलवाया गया। लड़के के परिवार के लोग भी आए और आपस में फिर लड़की पक्ष और लड़के पक्ष ने बातचीत करके शादी का फैसला किया। आगे मुकदमे से बचने के लिए लड़के और लड़की दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर गांव के एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। आगे ये भी ज्ञात हुआ कि थाने से जाने के बाद उन्होंने अजीम नगर कस्बे में ही, जो छोटी सी मार्केट है, किसी मंदिर में शादी भी कर ली। मंगलम भगवान विश्वमंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षायाम मंगलाय स्तनो। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस की जाबाजी का नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के इस वीडियो में 2 पुलिसकर्मी रेसिंग बाइक पर सवार संदिग्ध व्यक्ति को पहले रोकते हैं और जब वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिसकर्मी छलांग लगा उसे पकड़ने लगते हैं। दोनों सिपाहियों की कोशिश से बैलेंस बिगड़ने के कारण बाइक जमीन पर गिर जाती है और काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी युवक पर काबू पा लेते हैं। मामले में सिपाहियों की सजगता
और जाबाजी पर लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे ने दोनों को इनाम देने की घोषणा की है। 19 अक्टूबर की रात लखनऊ के गाजीपुर इलाके में सिपाही अनुराग पांडे और नीतेश सरोज को एक संदिग्ध युवक दिखता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ने जैसे ही युवक को रोका तो केटीएम बाइक पर सवार युवक अपनी बाइक भगाने की कोशिश करता है। तभी अनुराग पांडे ने छलांग लगाकर चोर को पकड़ लिया, लेकिन बाइक का एक्सीलेटर दबा युवक भागने में कामयाब होता है। युवक के भागने के बाद अनुराग ने बाइक को नहीं छोड़ा और कुछ समय की दूरी के बाद युवक समेत बाइक को गिराने में कामयाब हुए। तब तक नीतेश सरोज ने फोन कर अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने अनुराग और नीतीश को 15-15 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पिछले 3 महीने से भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी और आसपास के इलाके में चीनी सेना ने जबरन अतिक्रमण कर गलवान घाटी पर अपना दावा करने लगी है। तो वहीं 16 जून को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन के 50 से अधिक सैनिकों को मार दिया और वहीं भारत के भी 20 सैनिक शहीद हो गए। तो वहीं पिछले महीने भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाकर इन चाइनीज मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी, जिसमें टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र और कैम स्कैनर जैसे बड़े मोबाइल ऐप शामिल थे, जिसके बाद टिकटॉक जैसी कंपनियों को करोड़ों रुपए का घाटा झेलना पड़ा है। इसके बाद फिर भारत सरकार में पबजी समेत अन्य बड़े छोटे 275 से अधिक मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने की ओर बढ़ रहे इन 275 मोबाइल ऐप में से 47 मोबाइल ऐप को हटा दिया गया है। इस डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन की सरकार और ऐप मालिकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वहीं भारतीय सरकार ने इन सभी मोबाइल ऐप पर पर्सनल डाटा व लोगों की निजी जानकारी चुराने का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन सरकार की बौखलाहट इस हद को पार करती है या भारतीय सेना व सरकार सभी मोर्चों पर चीन से लड़ने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार बूंद। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।